प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 के टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी कि आर्थिक महत्व, कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फंगल कम्युनिटी एक प्लांट जो किंगडम है उसका बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है और काफ़ी समय से विभिन्न जो कवक प्रजातियां हैं वो मानव समाज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया और कवक कम्युनिटी के बारे में जानकारी बढ़ी, हम कवक और मानव समाज के जो संबंध है वो घनिष्ठ होते चले गए। तो अनेक जो कवक प्रजातियां हैं मानव जीवन में उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कवक प्रजातियां जो हैं वो अपने हानिकारक प्रभावों के कारण नकारात्मक भूमिका भी निभाती। तो इस प्रकार से हम इस लेक्चर में दोनों ही प्रकार के प्रभाव, लाभदायक और हानिकारक, दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाभदायक गतिविधियां क्या है जो कि कवकों द्वारा होती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि खाने योग्य फंजाई। बहुत सारी जो फंजाई है वो उनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है और ये कवक आज भी अपनी स्वाद और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मशरूम्स, मॉरल्स, ट्यूबर्स। इनके अंदर प्रोटीन, विटामिन, लवण और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्वाद के साथ काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। इस तरह के जो फंजाई हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी से, फलन कायों से सब्जी और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। ऐसी कवक प्रजातियों के जो मुख्य उदाहरण हैं वो है मॉर्शला एस्क्युलेंटा, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस हॉटेंसिस, वोल्वरिल्ला वोल्वेसी, सेपुल्टेरिया रेनिकोला, ट्यूबर एस्टाइबम एटसेट्रा। पहले जितनी भी मशरूम की प्रजातियां थीं वो जंगलों में प्राकृतिक अवस्था में ही मिलती थी, लेकिन अब देश में और विदेशों में भी इसकी कृत्रिम खेती की जा रही है। हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब में इसकी काफ़ी खेती की जाती है और इसके ऊपर विशेष ध्यान इसलिए जा रहा है कि इसके दौरान इसका निर्यात भी काफ़ी किया जाता है। मशरूम्स और जो मॉरल्स हैं इनमें जो विटामिन्स होते हैं वो प्रिजर्वेशन के बाद भी नष्ट नहीं होते और इनका उपयोग हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज़ रोगों के भोजन के लिए काम में लिया जाता है। दूसरी जो एडिबल फंजाई है वो यीस्ट है। इस तरह का जो कवक है, इस कवक का उपयोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा के कारण किया जाता है और इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है मनुष्यों के लिए और इवन पशुओं के लिए भी। तो मानव भोजन में जो प्रोटीन आपूर्ति करने वाली जो यीस्ट प्रजाति है उसको फूड यीस्ट भी कहते हैं और जो ड्राई यीस्ट की फॉर्म है उसमें कम से कम 50%, अधिकतर 50% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होती है। इसलिए इसको सिंगल सेल्ड प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय होती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा पनीर। पनीर कई प्रकार का होता है, मतलब कई प्रकार से तैयार किया जाता है और हर तरह के पनीर को तैयार करने के लिए एक अलग प्रकार की कवक प्रजाति यूज़ की जाती है। जैसे पनीर की जो विभिन्न किस्में हैं, रॉकफोर्ट किस्म है वो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई काम में आता है। उसमें गार्गोंजोला पेनिसिलियम की स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ काम आती है। सोया या मिसो जो पनीर है वो एस्परजिलस ओराइजी से तैयार किया जाता है। म्यूकर हिमालिस से टोफू तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से एक और फंगस है राइजोपस ओलिगोस्पोरस, उसकी सोयाबीन से जब रिएक्शन कराई जाती है तो एक स्पेशल टेम्पफ तैयार होता है जिसका कि उपयोग फर्मेंटेशन के बाद काफ़ी भोजन की कई तरह की चीज़ें बनाने में इसको काम में लिया जाता है। अब हम देखें
कि जो फंजाई है इनका इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बनिक अम्ल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें अल्कोहल से पहले कार्बनिक एसिड्स आएंगे। कई सारे कार्बनिक एसिड जैसे गैलिक एसिड, एस्परजिलस गैलोमाइसिस से, ग्लूकोनिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, इटेकोनेस एसिड, साइट्रिक एसिड सिट्रोमाइसिस और एस्परजिलस नाइजर से, ऑक्जेलिक अम्ल पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम से, लैक्टिक एसिड एस्परजिलस ओराइजी से, कोजिक एसिड। इस तरह से बहुत बृहद स्तर पर कार्बनिक अम्लों का उत्पादन इन कवकों के द्वारा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है अल्कोहल इंडस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केमिकल पदार्थ है अल्कोहल, जिसका कि उपयोग वाइन के अलावा कई सारी मेडिसिन्स में, डाइज में, प्लास्टिक्स में, सोप फैक्ट्रीज में इनको काम में लिया जाता है। तो ये जो यीस्ट प्रजाति की जो सैक्करोमाइसिस सेरोविसी है उसके द्वारा शुगर्स का फर्मेंटेशन करा करके इथाइल अल्कोहल तैयार करते हैं और इस इथाइल अल्कोहल का से विभिन्न प्रकार की वाइन्स भी बनती हैं। और जब इनका फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्रेड वगैरह केक बनाने के अंदर। कुछ जो फंजाई हैं उनका उपयोग एंजाइम्स प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एस्परजिलस ओराइजी से डायस्टेज नाम का एंजाइम मिलता है। अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, तो जो फैटी एसिड्स के उत्पादन में जो फंजाई काम आती है वो मुख्य हैं एस्परजिलस निडुलेंस, पेनिसिलियम जवेनिकम, म्यूकर म्यूसिडो। ये बहुत अधिक मात्रा में फैटी एसिड्स को बनाती हैं। कुछ कवक प्रजातियां जो हैं वो उनके जो स्पोर्स हैं या माइसीलियम है उनसे पिगमेंट्स और डाइज भी मिलते हैं। अगला जो उपयोग है उसका कवकों का वो औषधि के रूप में है। बहुत समय से औषधियों के एक चीफ सोर्स के रूप में इनका कवक सदस्यों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। जो सजीव जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो दूसरी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं या नष्ट कर देते हैं, तो उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स सब्सटेंसेस कहा जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसका जो आविष्कार है, सबसे पहले पेनिसिलिन जो बनाई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने उसका आविष्कार किया या उसके मेथड को देखा, समझा और बताया। कुछ जो महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन तो है ही, पेनिसिलियम नोटाटम से बनती है, जबकि सिफेलोस्पिरिन एमिरिसिलोप्सिस मीनियम से, एंटीअमीबिन ग्रेसियोफिल्मिन जो कि पेनिसिलियम नाइग्रेंस या पेनिसिलियम ग्रेसियोफिल्मम से बनाते हैं। हेलेनिन नाम का एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस से बनता है। एल सार्सिन एस्परजिलस जाइजेंटियम से है। फ्यूमिगेटिन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से है। अस्टिलेजिक एसिड अस्टिलेगो मेडिस से बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस जो कि हमको फंजाई से मिलते हैं, वो विभिन्न रोगों की, मनुष्यों और जानवरों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा में काम में आते हैं। कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज़ फूड प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। अगर हम देखें विटामिन्स का प्रोडक्शन, तो जैसे पेनिसिलियम एस्परजिलस और यीस्ट जो है वो कई सारी ऐसी रिएक्शंस करके विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी बनाते हैं और उनसे प्राप्त किया जाता है। अर्गट एक क्रोनिक जो डिजीजेज हैं उनमें उनके जो क्योर के लिए काम में आने वाले एल्कलॉइड्स जैसे अर्गेटामिन, अर्गोटॉक्सिन और अर्गोमेट्राइन, ये कवक जो है क्लेविसेप्स पर्पुरिया एक कवक है, उससे के फलन काय स्क्लेरोशिया से
प्राप्त होता है और इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है, अर्गोमेट्राइन का उपयोग। अब अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स बहुत सारे उपयोगी स्टेरॉइड्स जो है वो इससे मिलते हैं। म्यूकर ग्रेसियोसाइनस राइजोपस स्टोलोनिफर से जो स्टेरॉइड्स मिलते हैं वो रिमेटिज्म या एलर्जी जो है उनके रोगों के उपचार में काम में लिया जाता है। कुछ एंजाइम्स भी फंगस के द्वारा विभिन्न जो फंगल मेंबर्स हैं उनके से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन जो एंजाइम्स हैं। एडेनिलिक एसिड ये एस्परजिलस ओराइजी से मिलते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज, ग्लूकोऑक्सीडेज पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, साइट्रिनिम से। इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो सेक्रोमाइसिस सर्विसी से। एमाइलोग्लूकोसाइडेज राइजोपस से। इस प्रकार से बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो फंजाई से प्राप्त होते हैं। फिर अगर हम देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? इससे मीनिंग हमारा होता है कि एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कंट्रोल स्थापित करना। जैसे अगर कोई फसल है उसके ऊपर हानिकारक जो कीट हैं या निमेटोड्स हैं उनको अगर हमें नियंत्रित करना है तो हम कुछ लिविंग प्लांट्स जैसे लिविंग फंजाई उसको अगर हम यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें कि गन्ने की फसल के लिए हानिकारक जो कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए हम कुछ कीट जीवी कवक को यूज़ कर लें। जीवित जो सजीव इकाई से सजीव इकाई द्वारा, जैसे गन्ने की फसल के लिए कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीट जीवी कवक जैसे एंटोमॉफ्थेरा, उसकी प्रजातियां बहुत सारी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। जैसे अगर मिट्टी में उपस्थित है ईल वर्म जो कि बहुत ही पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनके लिए परभक्षी कवक प्रजातियां जैसे आर्थ्रोबोटाइटिस, डेक्टाइलेरिया, इनका उपयोग किया जाता है। और ये जो परभक्षी कवक हैं ये इन ईल वर्म्स जो होती हैं मिट्टी में रहने वाली या निमेटोड्स जो होते हैं इनको अपने माइसीलियम में कुछ विशेष संरचनाओं में जो है फंसा करके इसका है ना विनाश कर देती है। एक और कवक है ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। ये बहुत सारे जो पौधों को हानि पहुंचाते कवक जैसे पाइथियम, पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, राइजोक्टिनिया, इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा के द्वारा काबू पाया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि जैसे इन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स जो यूज़ करते हैं उसके बजाय हम अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल करें तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। फिर इसके बाद है फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं? जिब्रेला फ्यूजिकोराई और फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी, इनसे एक ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन मिलता है। ये काफ़ी कॉमन है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि उपयोग पौधों के बीज अंकुरण में, पौधों में फ्लावरिंग करवाने के लिए, पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं ना, बीज रहित फल, उनके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग है इसका बायोएसे से संबंधित है। बायोएसे यानी कि जो परिवेश एनवायरनमेंट है या जो सॉइल है उसमें अगर कोई रासायनिक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भी उपस्थित है तो भी उसका आसानी से पता लगा लिया जाता है। जैसे कि अगर एस्परजिलस नाइजर की जो प्रजाति है अगर उसको कॉपर रहित माध्यम में संवर्धन किया जाता है तो उसके कवक जाल में पीले बीजाणु बनते हैं। लेकिन यदि उसमें थोड़ी माइक्रो मात्रा डाली जाए तो काले रंग के कोनिडिया या बीजाणु बनते हैं। इसी प्रकार से एस्कोवाइसिटीज वर्ग के जो दूसरा न्यूरोस्पोरा क्रेसा नाम का जो कवक है उसके माध्यम से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पता लगाया जा सकता है। अगर हम एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल देखें
तो सबसे ज़्यादा न्यूरोस्पोरा क्रैसा प्रायोगिक सामग्री के तौर पर काम में लिया जाता है और इस पर बहुत ही रिसर्च हुआ है इस प्लांट के इस फंजाई के ऊपर और इसने से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। अगर हम देखें डिकम्पोजिशन, अनेक जो फंजाई हैं वो डेड बॉडीज होते हैं, डेड बॉडीज उनसे उनके अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, कार्बनिक जो उत्पाद हैं उनको डिकम्पोज कर देती है और सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सजीव इकाइयों की मृत्यु के पश्चात जो उनका मृत शरीर है वो अपने आप नष्ट नहीं होता है, अपने आप विघटित नहीं होता है, उसके अपघटन में, डिकम्पोजिशन में दूसरे जो जीव हैं उनके अतिरिक्त बहुत सारे फंजाई भी अपना रोल प्ले करते हैं। अनेक जो सैप्रोफिटिक फंजाई हैं जैसे पेनिसिलियम, पाइलोबोलस, पॉलीपोरस, ये सब इन ऑर्गेनिक जो अवशेष हैं उनका अपघटन करके इनको ह्यूमस में बदल देते हैं और ह्यूमस जमीन के उपजाऊपन को बढ़ा देता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा ये एक प्रकार का सहजीवी गठबंधन होता है जिसमें कवक का जो माइसीलियम है वो उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच में एक संबंध बना लेता है। मतलब जो कवक जाल है उसको पौधे से भोजन मिलता है और उसको शेल्टर मिल जाता है, जबकि पौधे को कवक से जल और खनिज पदार्थों के अवशोषण करता है वो, तो वो मिल जाते हैं, उसको खनिज पदार्थ मिल जाते हैं और साथ ही ये जड़ों के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे पाइनस, लाइकोपोडियम, इनके अंदर माइकोराइजा की उपस्थिति देखी गई है। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि हानिकारक प्रभाव डालते हैं हम पर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रोग करते हैं। रोगकारी फंजाई जो है वो बहुत सारी फंजाई ऐसी जो रोग उत्पन्न करती है, मनुष्यों में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। तो अगर हम सबसे पहले देखें प्लांट डिजीजेस, तो अनेक जो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक फंजाई हैं वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे इम्पॉर्टेंट अगर हम प्लांट डिजीजेस की बात करें तो वाइट रस्ट, क्रूसीफरी प्लांट्स के जो पौधे हैं उनमें वाइट रस्ट होता है एल्बुगो के द्वारा। सरसों में डाउनी मिल्ड्यू पैरानोस्पोरा से, पोटैटो में वार्ड डिजीज सिंकाइट्रियम से, ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा की स्क्लेरोस्पोरा से, रस्ट डिजीज पक्सीनिया से, इरिसाइफी के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू, अस्टिलेगो के द्वारा स्मट डिजीजेस, क्लेविसेप्स के द्वारा अर्गट डिजीजेस, मूंगफली के अंदर जो टिक्का रोग होता है वो भी सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो कवक हैं वो मनुष्यों में भी और पशुओं में भी डिजीज कॉज करते हैं। अधिकतर इन डिजीजेस को कहते हैं माइकोसिस। जैसे एस्परजिलस से होने वाली एक रोग होता है जिसको कहते हैं एस्परजिलोसिस, जिसमें कि स्किन में, कान में और स्पेशली जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ब्लास्टोमाइकोसिस ये यीस्ट के जैसा ही एक कवक होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, उसके द्वारा होता है और इसमें भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट आता है। साथ में मनुष्यों में भी और कुछ एनिमल्स में भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उनमें कैंडिडा एल्बिकेंस जो फंजाई है उसका इन्फेक्शन हो जाता है और कैंडिडियासिस नामक रोग हो जाता है। एक और जो कॉक्सीडियोटिस नामक जो कवक है उसके संक्रमण से मनुष्य में कॉक्सीडियोमाइकोसिस नामक रोग हो जाता है और कई इसमें मतलब लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारे इस पर अल्सर्स हो जाते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट और पार्ट है खाद्य सामग्री का नष्ट होना या खराब होना। कई अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जैसे दूध, दही,
मक्खन, डेयरी उत्पाद, पनीर आदि, ब्रेड, फ्रूट्स, पल्सेस, हमारा जो अनाज है वो इन फंजाई के द्वारा कंटेमिनेट कर दिया जाता है और ये पदार्थ जो है वो खाने योग्य नहीं रहते और बेकार हो जाते हैं। जैसे एस्परजिलस, ग्लोकम, न्यूरोस्पोरा, साइटोफिला, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, सेक्रोमाइसिस, ये सब जैसे ब्रेड को कंटेमिनेट कर देते हैं और उसमें टॉक्सिन्स उत्पन्न कर देते हैं। कई प्रकार के हमारे जो खाद्यान्न जैसे गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, इनमें ऑल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, फोमा के द्वारा कंटेमिनेशन होता है और इसमें कवक के द्वारा विष का स्त्रावण होता है जिनको माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं और जिससे इसको जानवर भी नहीं खा सकते। हमने देखा कि कुछ फंजाई जो कि मशरूम ग्रुप की है खाई जाती हैं, लेकिन मशरूम ग्रुप के ही कुछ मेंबर्स बहुत ही अपने विषैले पदार्थ की उपस्थिति के कारण खाने योग्य नहीं होते हैं। जैसे एमेनेटा मस्कूरिया, एमेनेटा फैलॉइडिस, ये बहुत ही पॉइजनस मशरूम प्रजातियां हैं और इनके द्वारा कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हेलुसिनेशंस, ये इन पॉइजनस फंजाई के द्वारा है। एक और है एस्कोमाइसिटीज़ में जो क्लेबिसप्स पर्पुरिया का हमने स्क्लेरोशिया के बारे में पहले भी पढ़ा, जिसको कि कॉमनली अर्गट कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे माइकोटॉक्सिन्स होते हैं। यदि इसके दाने अनाज के दानों के साथ पिस जाते हैं तो इसका जो आटा है वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है, विषाक्त हो जाता है और इस आटे के उपयोग से जो रोग होता है उसको कहते हैं अर्गोटल्समा नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि गैंग्रीन या नर्वस डिसऑर्डर होते हैं और इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें एलर्जेनिक फंजाई, अनेक प्रकार के जो कवक हैं जैसे अल्टरनेरिया, स्पर्जिलस, फ्यूजेरियम, ये सब म्यूकर, ये जीवाणु, इनके जो बीजाणु हैं वो वायु में प्रकीर्णन डिस्पर्सल के बाद ये मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाते हैं सांस के द्वारा, जिससे कि अस्थमा, हे फीवर या कई प्रकार के एलर्जिक डिजीजेस हो जाती हैं। कंटेमिनेशन ऑफ कल्चर्स, प्रयोगशाला में जब हम कल्चर कर रहे होते हैं तो ये जो फंजाई हैं जो एनवायरनमेंट में जिनके स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं बहुत ही बाधाएं उत्पन्न करती हैं और ये कंटेमिनेट करके और जो हम डिजायर्ड जो हमारे ग्रोथ है जिसको हम करवाना चाहते हैं, उसमें कल्चर करना चाहते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि बहुत टाइम और एनर्जी खराब होती है। डिटेरेशन ऑफ टिम्बर्स, बेसिडोमाइसिटिस के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही टिम्बर्स के को डिस्ट्रॉय करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधिक इतनी महंगी मूल्यवान जो लकड़ी है वो बेकार हो जाती है, जैसे क्लेवेरिया, फोलियोटा, फोमा, हाइडनम, ये फंजाई इसके लिए उत्तरदायी है जो कि अच्छी से अच्छी लकड़ी को भी खराब कर देती है। ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन ये टर्म दी गई है जिसमें कि उस तरह की जलवायु जहाँ पर कि ह्यूमिडिटी रहती है या बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, उस तरह की जहाँ क्लाइमेट है वहाँ पर अगर कोई चमड़े की बनी हुई, लेदर की बनी हुई चीज़ें हैं या कागज़ है, कपड़ा है, तो वो उनमें आसानी से ये जो है फंजाई ग्रो हो जाती है और वो उसको ख़त्म कर देती है। इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन, जो कि बहुत नुकसान करती है। और कुछ जैसे टोरुला, किटोमियम, क्लेडोस्पोरियम, ये इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो तो बहुत ही रेयर जो बुक्स हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, उनको करीब करीब ख़त्म कर दिया या क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसी तरह से टेक्सटाइल निर्माण के जो काम में आने वाले जो धागे होते हैं वो सेलुलोज के होते हैं, तो उन पर जो फंजाई का आक्रमण होता है वो सेलुलेटिक फंजाई कहलाती है, जिससे कपड़ों पर धब्बे बन जाते हैं, धागे की मजबूती ख़त्म हो जाती है। और इस तरह के कवकों में जो स्पेशल है वो स्पर्जिलस, किटोमियम और ह्यूमिकुला, ये जो फंजाई है ये वस्त्रों में या कपड़ों के निर्माण में
जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज के ऊपर ये अटैक करके और उस कपड़े को ख़राब कर देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फंजाई के क्या क्या उपयोग हैं, जो कि दोनों ही प्रकार के हैं, हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं इनके। इसके बारे में हमने आज पढ़ा। थैंक यू।